हेलो दोस्तों, यूडीआर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए पिछले 1 साल का करंट अफेयर लेकर आए हैं और हमारा जो शोध होगा वो विजन का पीटी 365 है, जिसमें आज कल्चर के विभिन्न आयामों पर आज से विभिन्न आयामों पर इसके बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह पसंद आएगा और आपकी सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि आप सभी की परीक्षा बहुत नज़दीक है और समय भी बहुत कम है। इसलिए हम आपके लिए कम से कम समय में अधिक रिवीजन के लिए यह क्लासेस लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं कि हम आपकी सफलता में एक छोटा सा सहयोग दे पाए। तो हाँ, अगर हम बात करें इस सब्जेक्ट की उपयोगिता के बारे में, तो आप देखेंगे कि लगातार पिछले कई सालों से इतिहास का यह वह हिस्सा रहा है जहां से 5 से 6 साल यूपीएससी के एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो 5 से 6 सवाल यहाँ पे आते ही आते हैं। ठीक है। और अगर हम स्टेट पीसीएस के बारे में बात करें तो आप देखेंगे कि 25 से 30 क्वेश्चंस जो है आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट से देखने को मिल जाएंगे। लेकिन उसमें से अगर आप कल्चर का पार्ट देखेंगे तो वहां भी आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से और देखते हैं इसके विशेषता के बारे में, थोड़ा जान लेते हैं कि हम लोग क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा, तो पहला टॉपिक हमारा मूर्तियां, मंदिर एवं स्थापत्य। ठीक है। अगला टॉपिक हमारा जो रहेगा, सेकंड टॉपिक है जो स्थापत्य एवं मूर्तियां। हालांकि एक चीज आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दे कि अगर हम जब कल्चर की बात कर रहे हो, तो कल्चर की जब हम बात करेंगे तो कल्चर को हम दो भागों में बेसिकली देख सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि दृश्य कला के रूप में और अदृश्य कला के रूप में। ठीक है। ये कोई डिवीजन नहीं है, लेकिन आप समझने के लिए इस चीज को देख सकते हैं। तो जैसे दृश्य कला में आप जितनी सारी चीजों को देखेंगे, जैसे वास्तुकला हो गया, मूर्तिकला हो गया, हस्तशिल्प हो गया, मृदभांड, चित्रकला जैसी चीजें आपको यहाँ पे दृश्य कला में जिसको हम विजुलाइज कर सकते हैं, उसके रूप में इसको देखते हैं। अदृश्य के रूप में अगर आप देखेंगे तो संगीत कला हो गया और भाषा हो गई। तो इन सब को आप देख सकते हैं कि अदृश्य कला में, जिसको हम सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। वो सारी चीजें आप अगर आप देखेंगे तो अदृश्य कला के रूप में आपको दिखाई देंगी। तो इसी चीज को थोड़ा चर्चा करते हुए चलते हैं। अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा, जैसे चित्रकला है, अन्य कला शैलियों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे हम। ठीक है। आपका जो चौथा टॉपिक होगा वो रहेगा आपका सुर्खियों में रहे महत्वपूर्ण जो स्थल हैं, सुर्खियों में रहे जो महत्वपूर्ण स्थल हैं। ठीक है। उसकी बात करेंगे। जैसे जितने भी जो स्थल रहे हैं, जो चर्चा में रहे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है। उसका अगला टॉपिक हमारा रहेगा, जो पांचवा टॉपिक है, वो रहेगा व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटीज के बारे में रहेगा। और जो जो व्यक्तित्व, जो पर्सनालिटी जो रहे हैं भाई, अपने आप में इतिहास में बहुत जिनका नाम है, जैसे मिहिर भोज है, संत मीराबाई हैं, रानी दुर्गावती हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज है, ये तो बहुत बड़े महान जो पर्सनालिटीज रही हैं। तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। कहीं ना कहीं चर्चा का विषय रहे हैं, तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। और अगला हमारा टॉपिक रहेगा तो पुरस्कार यानी कि अवार्ड के बारे में हम लोग देखेंगे। साहित्य नोबेल पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार, इनके बारे में जानेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा, जो जनजातियां जो सुर्खियों में रही हैं, ठीक है, जो न्यूज में रही हैं, तो उनके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है जो मिसलेनियस रहेगा, विविध। ठीक है। मिसलेनियस के बारे में चर्चा करेंगे। जो यहाँ से छूट जाएंगी चीजें वो मिसलेनियस में हम लोग आपको देख लेंगे। ठीक है, हम लोग आप मिलकर देखेंगे। और बाकी जो परिशिष्ट 1 और 2 में जो दिया गया है, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, यूपीएससी की अगर बात करें हम, तो यहाँ से इन बौद्ध धर्म या जैन धर्म से एक सवाल आपको मिल ही जाएगा हर साल। तो इसको बहुत अच्छे से आप एक बार देख लेंगे ठीक तरीके से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए, इस तरीके से हम इसको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा, तो पहला टॉपिक है मूर्तियां, मंदिर एवं स्थापत्य का। ठीक है। इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये इसका जो पहला टॉपिक है, शांति निकेतन, क्यों चर्चा में रहा ये। तो इसके चर्चा में रहने का जो मुख्य कारण था वो ये था कि हाल ही में 41वां विश्व धरोहर स्थल इसको घोषित कर दिया गया है, WHS, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में। ठीक है। तो इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है और इसके बारे में हम थोड़ा सा अगर जानेंगे, तो शांति निकेतन
को दो रूप में देख सकते हैं। एक आप देखेंगे देवेंद्र नाथ, ठीक है, और दूसरा अगर आप देखेंगे तो रविन्द्रनाथ। इन दोनों के ही अंडर ये चीजें रही हैं और दोनों का एक अलग अलग इतिहास इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो उन दोनों चीजों को देखेंगे। हालांकि देवेंद्र नाथ जो है रविन्द्रनाथ जी के पिताजी थे, ठीक है, तो यहाँ इनके बारे में थोड़ा देखेंगे। अभी कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर के 42 विश्व धरोहर सूची स्थल बन चुके हैं भारत में, ठीक है, और 41वां शांति निकेतन को घोषित हुआ है, और 42वां आपको होशल के मंदिर समूह के बारे में है, जो अभी आगे टॉपिक है हमारा, उस पर बात कर लेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। हाँ, एक बात कर लेते हैं यहाँ पे कि पश्चिम बंगाल का ये तीसरा विश्व धरोहर, यानी यूनेस्को द्वारा ये तीसरा, पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, तो पश्चिम बंगाल में अब अभी कुल मिलाकर के कितने हो गए हैं, 3 विश्व धरोहर हो गए हैं, जिसमें अभी जो हाल ही में जुड़ा है वो शांति निकेतन है। इससे पहले जो जुड़े हैं वो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जुड़ा हुआ है, और दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे ये जुड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर के कितने हो गए हैं यहाँ पे, 3 स्थल हो गए हैं, ठीक है। इसके बारे में दिया हुआ है कि इसे आकार देने में रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ साथ सुरेंद्र नाथ, नंदलाल बोस और पैट्रिक और आर्थर गॉडसे की अहम भूमिका है, ठीक है, गैडेस की सॉरी भूमिका है। इस सूची में अगर बात करेंगे तो यूनेस्को के साथ जो भूमिका निभाने वाले जो एक एनजीओ है हमारा, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कब स्थापित हुआ, कहाँ इसका जो मुख्यालय है। तो आप देखेंगे कि 1965 में स्थापित किया गया था इसको, और ये ऐतिहासिक इमारतों, वास्तुकारों और विशेषज्ञों की दूसरी बैठक का परिणाम था। 1964 में वेनिस में ये जो बैठक थी वो आयोजित हुई थी, और इसका मुख्यालय पेरिस में है, ठीक है। अब देखेंगे ये एक गैर सरकारी संगठन है, जैसे अभी मैं बता रहा था आपको कि एनजीओ है, ठीक है, जो कि यूनेस्को के साथ मिलकर के काम करता है। और यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि कई बार सवाल इस तरीके से बन जाता है कि करंट अफेयर के साथ साथ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी ऑप्शन में रहती है, तो थोड़ा सा नहीं अगर रिवीजन रहता है या नहीं याद रहता है तो दिक्कत हो जाती है कि क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बन जाते हैं। तो अगर हम बात करें यूनेस्को की, ठीक है, तो यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी, ठीक है, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस है, ठीक है। भारत इसका सदस्य कब बनता है, 1946 में, 1946 में इसका भारत सदस्य देश बनता है। आगे चलते हैं। अगर आप देखेंगे विश्व विरासत स्थलों के बारे में, डब्ल्यूएचएस के बारे में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में, तो ये आप देखेंगे कि 42 विश्व धरोहर स्थल कुल मिलाकर अभी भारत में शामिल हो चुके हैं, और 34 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं, और 1 मिश्रित है। अगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद दिलाना कि मिश्रित के रूप में जो शामिल हुआ है वो 2016 में कंचनजंगा, ठीक है, इसको सूचीबद्ध किया गया था मिश्रित धरोहर के रूप में 2016 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शांति निकेतन के बारे में थोड़ा नजर डाल लेते हैं यहाँ पे। यह पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में, पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है। एक छोटी स्टोरी है यहाँ पे कि आप देखेंगे कि 1863 में, 1863 में देवेंद्र नाथ जी ने एक जमीन का एक छोटा टुकड़ा खरीदा था, जो एक बंजर भूमि के रूप में था, और उसी पे इन्होंने शांति निकेतन को स्थापित किया था। ये स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे तो ये जो इनके जो शिष्य या छात्र हुआ करते थे, उनको उनके जो है सिद्धांतों के साथ साथ उनकी प्राकृतिक और सादगी के महत्व को बारे में पढ़ाना समझाना, इसके यहाँ इन्होंने शुरुआत की थी इस प्लेस पे, ठीक है। इसके साथ इसकी जो समय के साथ इसमें बदलाव होता गया, और हम ये आगे हम देखेंगे कि इसके बारे में, जैसे 19वीं शताब्दी के मध्य में
महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने इसकी स्थापना की थी, शांति निकेतन की। यहाँ मृदापतन के कारण कुछ क्षेत्र बंजर भूमि में बदल गया था। इस घटना को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? खोई कहा जाता है। तो देखिए ये भी एक आपको तथ्य मिल गया यहाँ पे, खोई किसे कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल में बंजर भूमि को खोई कहा जाता है। जो शांति निकेतन है वो दो तरफ से नदियों से घिरा हुआ है। एक तरफ अजय नदी है, दूसरी तरफ जो है कोपाई नदी है। ठीक है, दोनों तरफ नदियों से घिरा हुआ है। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे अगर इसकी स्थापत्य की बात करें शांति निकेतन के बारे में, तो ये समग्र रूप से देखें तो कांच का मंदिर शांति निकेतन परिसर में बनी प्रथम संरचना थी। ठीक है, और इसके साथ साथ इसकी शैली जो है भवन निर्माण सामग्री में देखेंगे तो आप मिट्टी, घास फूस जैसी पारंपरिक सामग्री और मजबूत सीमेंट कंक्रीट दोनों तरह की सामग्रियों का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, सजावट के लिए अगर आप देखेंगे तो भित्ति चित्रों, फ्रेस्को विधि, फ्रेस्को विधि मतलब जैसे आप देखेंगे फ्रेस्को विधि के बारे में अगर आप तो थोड़ा बता दें, तो जो ताजे चूने के प्लास्टर पर बनाई जाने वाली जो भित्ति चित्र होती थी उसको फ्रेस्को विधि कहा जाता था। ठीक है, तो ये हो गया आपके बारे में। कालोबारी दीवारें और गलियारे जो भरहुत, महाबलीपुरम, मोहनजोदड़ो, मिस्र और असीरियन रूपांकनों से अलंकृत है। ठीक है, ये तो रहा इसका शांति निकेतन के बारे में। अब थोड़ा देख लेते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के अधीन जो शांति निकेतन था उसकी क्या स्थिति है। तो 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की थी, 1901 में। ठीक है, यह तपोवन और गुरुकुल जैसी प्राचीन वैदिक परंपराओं से प्रेरित था। इसमें वृक्षों की छाया के नीचे खुली हवा में कक्षाएं, मतलब ओपन यहाँ पे बैठ करके कक्षाएं दी जाती थी। ठीक है, इस आश्रम को 1925 में पाठ भवन के नाम से जाना गया। तो 1925 में इसी शांति निकेतन को पाठ भवन के रूप में जाना गया। शांति निकेतन के परिवेश के कारण वहां आश्रम की स्थापना की गई और विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन जो बना हमारा, वो 1921 में विश्व भारती नामक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और इसके जो 1951 में जब इसको केंद्रीय मतलब सरकार द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया, तो उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी को इसके पहले कुलपति बना दिए गए थे। ठीक है, अन्य इसके फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो बांग्लार माटी की जो बात की गई है जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचित है, तो अब देखेंगे पश्चिम बंगाल ने रविन्द्रनाथ टैगोर के बांग्लार माटी यानी बांग्लार माटी बांग्लार जल को अपना राज्यगान घोषित किया है। किसने? पश्चिम बंगाल ने। ठीक है, बाकी अगर आप देखेंगे कि बंगाल विधानसभा ने पोइला वैसाख यानी पहला वैसाख जो 15 अप्रैल को पड़ता है, इसको राज्य दिवस के रूप में मनाने का इन्होंने घोषणा की। ठीक है, यह गीत बंगाल विभाजन के खिलाफ शुरू किए गए भंग आंदोलन, अगर आप देखेंगे कि 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन होता है। ठीक है, बंगाल विभाजन होता है, उसमें बंग बंग आंदोलन चलाया जाता है। उसमें एक दूसरे को रक्षाबंधन के तौर पर त्योहार को मनाया जाता है, एक दूसरे को राखी बांधते लोग गले मिलते हैं, तो उसी चीज को यहाँ पे दिया गया है। आगे देखेंगे रवि टैगोर जी ने अमार सोनार बंगला मतलब बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी उन्होंने रचना की थी इसकी। ठीक है, तो ये तो था शांति निकेतन और रविन्द्रनाथ टैगोर और देवेंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे थी। अगला हमारा टॉपिक है पवित्र होयसल मंदिर समूह। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है हमारा? पवित्र होयसल मंदिर समूह। ये क्यों चर्चा में रहा है? तो आप देखेंगे कि यूनेस्को ने कर्नाटक के पवित्र होयसल मंदिर समूह भारत का 42वां विश्व धरोहर घोषित किया है। तो अभी हम जब आप बता रहे थे आपको कि अभी कुल मिलाकर के कितने हो गए हैं, 42 विश्व धरोहर हो गए हैं। तो 42वां कौन सा घोषित हुआ है? तो पवित्र होयसल मंदिर समूह। यह मंदिर समूह जो है इसमें आप देखेंगे कि जो शामिल किए गए हैं, तो 3 मंदिरों को इसमें मुख्य रूप से शामिल किया गया है। तो चेन्ना केशव मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर, इसको हलेबीडु मंदिर भी बोलते हैं, केशव मंदिर जो सोमनाथपुरा में है। ठीक है, इन तीनों को यहाँ पे शामिल किया गया है। अगर आप देखेंगे कि कुल मिला के कर्नाटक में ये होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक का। ठीक है, तो कुल यहाँ पे कितने स्थल हो गए हैं? 4। ठीक है, अगर इन तीन को अलग करके देखेंगे तो आपको ज्यादा नजर आएंगे, लेकिन देखेंगे कि आप हम्पी,
और पद्मकल और पश्चिम घाट, ठीक है, इनको यहाँ पे पहले शामिल किया जा चुका है। तो अगर आप देखेंगे कि जैसे हम्पी है, ठीक है, ये भी एक मंदिर समूह है। जैसे इसमें अगर आप मंदिर समूह देखेंगे तो विठल मंदिर, कृष्णा मंदिर, ये महत्वपूर्ण मंदिर है इसमें। और ये 1986 ईस्वी में इसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था, ठीक है। और दूसरा है अपना पतदकल, ठीक है, इसको हमने सॉरी, इसको जो है विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था, तो ये 1987 में इसको घोषित किया गया था। ये भी एक मंदिर समूह है। इसमें अगर आप देखेंगे कि 9 मंदिर जो हैं हिंदू मंदिर है, और एक मंदिर जैन है, जैन मंदिर है, ठीक है। तो अगला है इसका तीसरा जो हमारा जो इसमें शामिल है वो है पश्चिमी घाट। इसको कब शामिल किया गया था, तो 2012 में इसको शामिल किया गया था। तो ये कुल मिलाकर के अभी 4 यहाँ पे सॉरी विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं। तो इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि इतना होयसल मंदिर समूह और उनकी अनूठी विशेषताओं के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसको देख लेते हैं। तो चेन्नकेशव मंदिर के बारे में यहाँ पे दिया है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि ये विजय नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है इसको। और इसकी जो निर्माण करता है वो 1117 ईस्वी में बेलूर क्षेत्र में, जो कि हासन जिले में आपका पड़ता है, राजा विष्णुवर्धन, ये बहुत प्रतापी राजा थे होयसल वंश के, तो इन्होंने इसका चेन्नकेशव मंदिर का निर्माण करवाया था। और यह यागची नदी के तट पर अवस्थित है, यह मंदिर, जैसे आप देख रहे होंगे, ये चित्र आपको दिया हुआ है यहाँ पे, चेन्नकेशव मंदिर के बारे में बात हो रही है। तो ये यागची नदी के तट पर स्थित है, और इनको इसका निर्माण कराने का जो कार्य पूरा किया था वो राजा विष्णुवर्धन ने किया था 1117 ईस्वी में, ठीक है। अगला मंदिर है हमारा होयसलेश्वर मंदिर। होयसलेश्वर मंदिर के बारे में अगर देखेंगे आप, जैसे हलेबीडु मंदिर भी कहते हैं, निर्माणकर्ता के रूप में देखेंगे तो 1121 ईस्वी में हलेबीडु यानी हासन जिले में ये मंदिर बनवाया गया था, और राजा विष्णुवर्धन ने इस मंदिर निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। यह मंदिर द्वार समुद्र झील के तट पर अवस्थित है, ठीक है। यहाँ जो देवता के रूप में अगर आप देखेंगे तो नटराजन के रूप में भगवान शिव को, मतलब नटराजन को एक तरह से भगवान शिव को समर्पित, मतलब समर्पित है भगवान शिव को, ठीक है। शिव का यह एक रूप है संहार देवता के रूप में, संहार देवता के रूप में। अगला मंदिर है केशव मंदिर, ठीक है। केशव मंदिर के बारे में अगर हम देखेंगे कि निर्माण इसका होयसल राजा नरसिंह तृतीय के शासन काल में एक उच्च अधिकारी हुआ करते थे सोमनाथ जी, उन्होंने 1268 ईस्वी में सोमनाथपुरा में यानी मैसूर में निर्माण कराया था इसका, ठीक है। यह मंदिर कावेरी नदी के तट पर अवस्थित है। जो देवता के रूप में देखें तो त्रिपुट मंदिर, यह मंदिर भगवान कृष्ण के 3 रूपों अर्थात जनार्दन, केशव और वेणुगोपाल को समर्पित है। मतलब भगवान कृष्ण के 3 रूप त्रिपुट मंदिर के रूप में इसको देखा जा सकता है, ठीक है। अगर आप शैली की बात करेंगे, होयसल मंदिर स्थापत्य शैली की अगर बात करेंगे, तो ये मिश्रित या बेसर शैली में निर्मित है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, मान लीजिए भारत है, और यहाँ का ये जो साउथ वाला पोर्शन है, इसमें कर्नाटक का निचला हिस्सा, तमिलनाडु, केरल का हिस्सा, ये आपको मिलेगा द्रविड़ शैली। मुख्य रूप से शैली को 3 भागों में हम लोग देख सकते हैं डिवाइड करके, और उनके जो आर्किटेक्चर है, मतलब जो मंदिर संरचना है, उसके आधार पर हमने इसको विभाजित किया हुआ है। तो इसको 3 रूपों में मुख्य रूप से देखते हैं। जैसे आप देखेंगे कि नागर शैली, ठीक है, द्रविड़ शैली, और इन्हीं दोनों के नागर और द्रविड़ शैली के मिले जुले रूप को बीसर शैली कहा जाता है। मतलब इन दोनों शैली की इसमें संरचना पाई जाती है, इसको मिश्रित शैली बोलते हैं। तो ये जो होयसल मंदिर समूह है, ये किसमें निर्मित है, मिश्रित या बेसर शैली में निर्मित है। अगर आप कहेंगे तो इस पे एक अलग से वीडियो बना देंगे, बहुत डिटेल में आपको जा करके, ठीक है। तो हाँ, हम बता रहे थे आपको कि
जो यहाँ पे आप चर्चा करते हैं कि मिश्रित और नागर शैली और द्रविड़ शैली के बारे में, तो थोड़ा सा बता दें। द्रविड़ शैली के बारे में मैंने बताया, तो उसके बाद अगर आप उत्तर भारत के क्षेत्र को देखेंगे तो ये नागर शैली के लिए विख्यात है। ठीक है। और अगर ये बीच वाला पार्ट अगर आप देखेंगे तो ये मुख्य रूप से मिश्रित के लिए, ठीक है, मिश्रित शैली के लिए विख्यात है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है। माफी चाहते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। हाँ तो, हाँ हम लोग कहाँ थे? हम लोग चर्चा करते हैं मंदिर स्थापत्य की मुख्य विशेषताएं। मंदिर स्थापत्य की मुख्य विशेषताएं, होशलेश्वर मंदिर के बारे में बात हो रही थी। तो अगर शैली के रूप में बात करेंगे तो इस शैली के मंदिर एक ऊंचे चबूतरे यानी अधिष्ठान पर तारकी योजना में निर्मित होते हैं। मंदिर निर्माण में सेल खड़ी का उपयोग किया जाता है। सेल खड़ी मतलब मुलायम और नर्म होता है। गर्भगृह, यह मंदिर सबसे पवित्र भाग माना जाता है। गर्भगृह मंदिर का सबसे पवित्र भाग जो है गर्भगृह को माना जाता है। और इस कक्ष में केंद्रीय भाग अर्थात पीठ आसन के रूप में मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित होती है। ठीक है। मंडप के बारे में देखेंगे तो यह मंदिर का वह भाग है जहां पर लोग प्रार्थना के लिए एकत्र होते हैं। ठीक है। और मंडप मंडप परिसर में वृत्ताकार स्तंभ भी बने होते थे। प्रत्येक स्तंभ के शीर्ष कोष्टक पर चार मूर्तियां उत्कीर्ण होती थी। ठीक है। गोपुरम के बारे में अगर देखेंगे तो इस शैली में मंदिरों को गोपुरम में काफी ऊंचा, मतलब काफी ऊंचाई यहाँ पे मिलने लगी थी। ठीक है। और मूर्ति कला के रूप में देखेंगे तो सालभंज का एक स्त्री की मूर्ति, यह मूर्ति कला की एक सामान्य शैली है। ठीक है। विमान के बारे में अगर बात करें तो गर्भगृह या आंतरिक गर्भगृह के ऊपर की संरचना को विमान कहा जाता था। यह भीतर से सामान्य लेकिन बाहर से भव्य रूप से सुसज्जित है। ठीक है। अन्य विशेषताओं के रूप में देखेंगे तो इसकी छत पर टोड़ा गुम्बद बने हुए हैं। तो ये तो था मंदिर स्थापत्य के बारे में। बात यहाँ होयसल की हो रही थी, तो होयसल राजवंश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है होयसल राजवंश के बारे में? उत्पत्ति के बारे में कहा गया है कि कर्नाटक के मलनाड क्षेत्र का मूलवासी माना जाता है उन्हें। ठीक है। हालांकि कुछ अभिलेख उन्हें उत्तर भारत के यादव वंश के साथ भी जोड़ते हैं। अगर बात करें संस्थापक की तो राजा नृपकांत द्वितीय जो थे, तो उसने पश्चिम गंग राजवंश के साथ गठबंधन बनाया था। ठीक है। शासनकाल की बात करें तो 10वीं से 14वीं शताब्दी की ईस्वी के शासनकाल के बीच की बात है ये। और अगर राजधानी के बारे में बात करें तो वेलूर, जिसे बाद में द्वार समुद्र और आधुनिक में अलीविडु के स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है। अगर बात करें साम्राज्य विस्तार की तो ये कर्नाटक से तमिलनाडु तक का बहुत बड़ा क्षेत्र था, इसको जो विस्तार मिला हुआ था। इनके प्रमुख शासनों में आप देखेंगे, जैसे बताया था, विष्णुवर्धन राय और कर्नाटक क्षेत्र के ये जो विष्णुवर्धन राय थे, इनके शासनकाल में कर्नाटक क्षेत्र में श्री रामानुजाचार्य का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ गया, मतलब बहुत प्रभाव बढ़ गया था इनका। ठीक है। इस समय वैष्णववाद अत्यधिक लोकप्रिय होने लगा था इनके शासनकाल के समय। ठीक है। इसने तलकाडु के युद्ध में गंगवाड़ी से चोलों को निष्कासित कर दिया था। ठीक है। इस उपलक्ष्य में उसने तलकांडु गोंडा की उपाधि धारण की थी। ठीक है। अगले थे जो वीर बल्लाल द्वितीय जो थे, ये भी एक प्रतापी राजा थे। ठीक है। होयसलों को चालुक्यों की अधीनता से मुक्त कराया था इन्होंने, और एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना भी की थी इन्होंने। ठीक है। अगर बात करें होयसल के प्रशासन की तो साम्राज्य जो है नाडुओं, कंपन, विषय और देश में विभक्त था। ठीक है। अगर पतन के बारे में अगर हम जानेंगे तो इनके जो पतन का जो मुख्य कारण देखा जा सकता है, तो उस समय अंतिम जो शासक थे वीर बल्लाल जी, उनकी 1343 ईस्वी में मद्र के युद्ध में जो है मारे जाते हैं ये। ठीक है। और तब हरिहर जो प्रथम थे, होशा साम्राज्य के संप्रभु राज्य क्षेत्र को तुंगभद्रा नदी क्षेत्र में अपने शासनकाल के अधीन इन्होंने विलय कर लिया था।
हमने शासन में इन्होंने मिला लिया था। तो ये था हमारा होलसेल का टॉपिक, मंदिर समूह का जो 42वें विश्व धरोहर शामिल हुआ है। अगला टॉपिक है हमारा जो टेम्पल के बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि टेम्पल जो चर्चा के विषय रहे हैं तो उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक है कोणार्क का सूर्य मंदिर। देखिए, सूर्य मंदिर की बात करें तो सिर्फ कोणार्क में ही नहीं है, अन्य जगह भी आपको सूर्य मंदिर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इनकी अपने अपनी एक विशेषता है। उस विशेषता को लेकर के, हालांकि ये चर्चा का विषय इसलिए रहा कि आप देखेंगे जो 2023 में G20 शिखर सम्मेलन हमारे यहाँ हुआ भारत में, तो उसमें आप प्रगति मैदान में जो जब सम्मेलन हो रहा था, तो उस समय जो जितने भी हमारे गेस्ट आ रहे थे, तो आप देखेंगे प्रधानमंत्री जी जिससे हाथ मिला रहे थे जब वहां पे जब स्वागत कर रहे थे उनका, तो आप देखेंगे पीछे साइड में एक पहिए का जो चित्र बना हुआ था, वो कोणार्क सूर्य मंदिर का पहिए का चित्र था। तो इसलिए ये चर्चा का विषय बना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है G20 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं के सामने प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के पहिए व पर उत्कीर्ण चित्र का प्रदर्शन किया गया था। ठीक है, तो आइए थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। दिया हुआ है कि कोणार्क सूर्य मंदिर एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है, और इसको कब शामिल किया गया था यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में? 1984 में। ठीक है, 1984 ईस्वी में इसको शामिल किया गया था। यह मंदिर ब्लैक पगोड़ा, अर्घ क्षेत्र, पद्म क्षेत्र के रूप में भी लोकप्रिय है। कोणार्क सूर्य मंदिर के पहिए का निर्माण 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंगवंशीय शासक नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। तो किसने करवाया था इसका? 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंगवंशीय शासक थे नरसिंह देव प्रथम द्वारा इसका निर्माण कराया था कोणार्क सूर्य मंदिर के पहिए का। ठीक है, यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है, और ये पहिए सूर्य की खगोलीय गति को दर्शाते हैं। ठीक है, सूर्य की खगोलीय गति को दर्शाते हैं ये पहिए। मंदिर का निर्माण क्लोराइट, लेटेराइट और थॉर्नलाइट चट्टानों से किया गया है। कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, इनका एक कथन है इसके बारे में, उन्होंने कहा था कि जहां के पत्थरों की भाषा मनुष्य की भाषा से कहीं श्रेष्ठ है। ठीक है, इनका ये कथन है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। आगे चलते हैं। भारत में अन्य प्रमुख जो सूर्य मंदिर, में अभी आपको बता रहा था कि कई जगह सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ है, तो जैसे मार्तंड सूर्य मंदिर है जो वो जम्मू कश्मीर में बना हुआ है, और कटारमल सूर्य मंदिर आपका उत्तराखंड में है, सूर्य पहर मंदिर असम में है, दक्षिणार्क सूर्य मंदिर ये बिहार में है, और अर्शावल्ली सूर्य नारायण मंदिर आंध्र प्रदेश में है, और सूर्यनारायण कोविल ये तमिलनाडु में है, मोढेरा सूर्य मंदिर आप गुजरात में जानते हैं, ब्राह्मण देव मंदिर ये मध्य प्रदेश में आपके। ठीक है, मंदिर की संरचना के बारे में अगर देखें तो स्थापत्य के बारे में कलिंग स्थापत्य कला के बारे में, मतलब आप अगर देखेंगे कि जो शैली थी, जो मैं आपको बता रहा था कि जैसे नागर बेसर और द्रविड़ शैली, इनके अंदर भी बहुत से क्षेत्रीय शैलियों का भी विकास हुआ। तो इसी तरीके से कई सारी जो शैली है उनके बारे में हम अगर आप कहेंगे तो मैं अलग से वीडियो बना के दे दूंगा आपको। तो कलिंग स्थापत्य कला जो है इसकी संरचना का इसकी अगर बात करें प्रवेश द्वार, तो मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार गज सिम्हा यानी हाथी पर शेर की मूर्ति से सुसज्जित है। यहाँ गज का अर्थ है हाथी और सिम्हा का अर्थ शेर है। ठीक है, पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर देखें तो शेर अहंकार का और हाथी धन का प्रतीक है। ठीक है, ये दोनों अहंकार और धन की ही मनुष्य के पतन का कारण बनते हैं, ऐसा माना जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार। ठीक है, आगे चलते हैं। इसकी संरचना में आप देखेंगे कि नाट्य मंडप, जगमोहन, देउल, भोग मंदिर, ये जो इसकी संरचना के मुख्य पहलू है, आयाम है, तो उनके बारे में देखते हैं। तो नाट्य मंडप के बारे में देखेंगे, प्रवेश द्वार के बाद नाट्य मंडप आता है, मतलब आप जब एंट्री गेट के अंदर जाएंगे तो आपको नाट्य मंडप मिलता है, और यह सूर्य मंदिर में नृत्य और रंगमंच के लिए एक विशाल कक्ष होता है। ठीक है, जगमोहन की बात करें तो ये एक सभा कक्ष होता है, और देउल की बात करें तो जगमोहन के बाद देउल नामक संरचना आती है। यह एक गर्भगृह है, यानी कि जो देउल है वो एक गर्भगृह है, और जहां पर मुख्य देवता की प्रतिमा, जैसे अभी विमान की बात हो रही थी वहां पे, तो यहाँ पे उसको देउल कहा जा रहा है। ठीक है, भोग मंदिर बात करें तो एक तरीके से रसोई घर, जहां वहां स्थान जहाँ पे
देवता और श्रद्धालुओं के लिए भोग मतलब भोजन बनाया जाता था, तो इसको भोग मंदिर कहा जाता है। ठीक है। कलिंग स्थापत्य शैली के बारे में देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि मंदिर निर्माण की कलिंग स्थापत्य शैली उत्तर भारत की नागर शैली और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप है। ठीक है। जैसे मैं मिश्रित शैली की बात कर रहा था, तो उसके बाद भी कुछ जो क्षेत्रीय विविधताओं के कारण वहाँ अलग अलग शैलियों के नाम दिए गए हैं। तो अ, उसी कलिंग स्थापत्य शैली की यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग। तो विशिष्ट स्थापत्य कला शैली के बारे में अगर देखें, इसकी विशिष्ट स्थापत्य कला शैली के बारे में, तो कलिंग शैली में निर्मित मंदिरों में दो विशिष्ट संरचनाएं होती थी। एक गर्भगृह जो जिसको देउल कहा गया, और एक सभा कक्ष जिसको जगमोहन। हालांकि इस शैली के आरंभिक मंदिरों में जगमोहन नहीं होता था, मतलब जगमोहन जैसी संरचना नहीं होती थी, ये बाद में जुड़ती है। ठीक है। इस शैली के बाद के बने मंदिरों में नाट्य मंडप और फिर भोग मंदिर संरचना का निर्माण होने लगा। यानी कि इसके जो बाद में जो मंदिर बने उनमें नाट्य मंडप और भोग मंदिर जैसी संरचनाएं भी जुड़ने लगी। आगे चलते हैं। आप देखेंगे, अगर जो श्रेणियों में विभाजन किया गया, तो देखेंगे कलिंग स्थापत्य शैली को सामान्यतः तीन मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे रेखा देउल, पीड़ा देउल या भद्र देउल, तथा खाकरा देउल। मतलब देउल के आधार पर जो गर्भगृह हैं उनके आधार पर यहाँ पे तीन श्रेणियों में इसको विभाजित किया जाता है। अगर आप देखेंगे कलिंग स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं देखेंगे, तो देखिए रेखा देउल की यहाँ पे बात हो रही है, ये पीड़ा जगमोहन की बात हो रही है। तो देखेंगे ये कलश जैसा जो आपकी स्थिति बन रही है यहाँ पे कलश, और इसको आमलक कहा जाता है। और ये आपका भूमि, आमल, और ये आपका जो राहपग, जंगा, बारांदी, और ये जंघा इसको बोला जा रहा है। तो ये विविधताओं के आधार पर इस चीज को देखेंगे आप। ठीक है। मंदिर की स्थापत्य विशेषताएं, स्थापत्य विशेषता के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि सूर्य की किरणें। इस सूर्य मंदिर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सूर्योदय के समय सूर्य की पहली किरण मंदिर के गर्भगृह यानी ईष्ट देव पर पड़ती है। इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। और रथ की अगर योजना देखें, तो कोणार्क सूर्य मंदिर की योजना सूर्य देव के रथ के समान है, यानी कि सूर्य देव के रथ के समान है। आगे दिया है कोणार्क रथ मंदिर के पहिए। पहिए के बारे में देखेंगे, तो ये जो पहिए की जो परिधियां हैं, इसमें पक्षियों, जानवरों और पर्ण समूह की नक्काशी से मतलब जो है पक्षियों, जानवरों और पर्ण समूह की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। और पहियों के तीलियों में बने त्रिफलकों पर अलग अलग विलासतापूर्ण मुद्राओं में महिला आकृतियां उत्कीर्ण हैं। ठीक है। काफी जो है इसको सुसज्जित किया गया है अलग आकृतियों से। सात घोड़े, भगवान सॉरी भगवत गीता में इस इन सात घोड़ों को गायत्री यानी कि उष्णिक, अनु अनुस्तुप, बृहति, पंगति, त्रिष्टुप और जगती नाम दिया गया है। संभवतः वेदों के पवित्र छंदों की लयबद्ध प्रस्तुति को यह प्रतीक है, ये एक तरीके से। ठीक है। आगे दिया है कि इन सात घोड़ों के नाम भी इंद्रधनुष के सात रंगों पर आधारित हैं। जैसे कि आप देखेंगे शस्त्रार जो बैंगनी होता है, और इंद्रनील इंडिगो के बारे में बात कर रहा है, नीला हरित, हरित मतलब हरा, पीत मतलब पीला, और कौसुम मतलब नारंगी, रक्त मतलब लाल। तो ये सात रंगों की बात हो रही है। मंदिर की नक्काशी के बारे में अगर आप देखेंगे, तो युद्ध अश्व क्या है ये, कोणार्क मंदिर के दक्षिणी हिस्से के सामने युद्ध अश्वों की नक्काशीदार दो भव्य मूर्तियां बनाई गई हैं। ठीक है। यह अश्व प्रतिमा को ओडिशा सरकार ने अपने राजकीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। इसने किया है ओडिशा सरकार ने। अब इस चित्र को एक बार देख लीजिए, ये दिया हुआ है। तो इसकी दो मूर्तियां बनाई गई हैं, जो कि
कोणार्क मंदिर के दक्षिणी हिस्से के सामने युद्ध अश्वों की नक्काशीदार दो भव्य मूर्तियां बनी हैं। इसी को ओडिशा सरकार ने अपने राज्य के चिन्ह के रूप में शामिल किया है। ठीक है। सूर्य देव के बारे में देखेंगे तो मंदिर में तीन महत्वपूर्ण स्थलों के में जो सूर्य देव की तीन प्रभावशाली मूर्तियों को इस तरह से स्थापित किया गया है कि सूर्योदय, दोपहर और सूर्यास्त के समय सूर्य का प्रकाश इन मूर्तियों पर अलग अलग पड़ता है। ठीक है। अन्य तथ्य के बारे में देखेंगे कुछ नक्काशीदार आकृतियां भाव मुद्रा में उत्कीर्ण की गई हैं, जबकि अन्य आकृतियों में अगर आप देखेंगे तो मिथकीय जीवों, हाथियों व पक्षियों को उत्कीर्ण किया गया है। अगर बात करें कोणार्क पहिए की अलग अलग व्याख्या देखें तो ये समय, जीवन चक्र, राशियां, धर्म चक्र, धूप घड़ी, लोकतंत्र का इसको प्रतीक मानते हैं लोग। तो अलग अलग जो है व्याख्याएं की गई हैं कोणार्क के पहिए की, जो सूर्य मंदिर है उसके पहिए की। ठीक है। तो ये था हमारा कोणार्क का सूर्य मंदिर। आगे चलते हैं शारदा मंदिर। अगला टॉपिक है हमारा शारदा मंदिर। शारदा मंदिर के बारे में जानते हैं कि यह एक तरह से वैदिक ग्रंथों, शास्त्रों और टीकाओं की उच्चतर शिक्षा का अध्ययन का एक प्रमुख केंद्र था ये। ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं ये सुर्खियों में क्यों था, क्योंकि यहाँ पे अभी हाल ही में शारदा देवी मंदिर में एक नवरात्रि पूजा का आयोजन किया गया था, उस वजह से ये चर्चा का विषय बना। तो ये जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के टीटवाल गांव में एलओसी के करीब जो नियंत्रण रेखा है नवनिर्मित शारदा देवी मंदिर में नवरात्रि पूजन का आयोजन हुआ था। ठीक है। इसलिए चर्चा। अन्य संबंधित तथ्य के रूप में देखें तो यह मंदिर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके की नीलम घाटी में स्थित पारंपरिक शारदा देवी पीठ की ओर से जाने वाले मार्ग पर अवस्थित है। ठीक है। तो बात हुई है शारदा देवी पीठ की, तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं शारदा पीठ के बारे में। तो शारदा पीठ इस क्षेत्र के तीन प्रमुख स्थलों में से एक है। अन्य दो प्रमुख तीर्थ स्थल है वो है आपके मार्तंड मंदिर और अमरनाथ मंदिर। ठीक है। यह मंदिर मार्तंड मंदिर से काफी मिलता जुलता है। ठीक है। प्रसिद्ध विद्वान यात्री अल बरूनी ने मंदिर निर्माण का उल्लेख एक प्रतिष्ठित पूजनीय तीर्थ स्थल के रूप में किया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं शारदा देवी पीठ का महत्व। शारदा देवी पीठ का महत्व, धार्मिक महत्व के बारे में देखें तो 18 महाशक्ति पीठों में से एक है और यह हिंदू देवी सरस्वती को समर्पित है। और देवी शारदा कश्मीरी पंडितों की कुल देवी के रूप में देखा जाता है। ठीक है। कई लोग देवी को कश्मीरी पूर्वाशिनी के रूप में देखते हैं, नाम से भी जानते हैं। ठीक है। शैक्षिक महत्व के रूप में देखें तो यह एक समय यह पीठ वैदिक ग्रंथों, शास्त्रों, टीकाओं, उच्चतर शिक्षा के लिए अध्ययन का प्रमुख केंद्र था। इसकी तुलना नालंदा और तक्षशिला जैसे प्राचीन शिक्षा केंद्रों के साथ की जाती थी। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि विश्वविद्यालय के रूप में शारदा पीठ की अपनी स्वयं की एक लिपि हुआ करती थी जिसका नाम शारदा लिपि था। ठीक है। इस विश्वविद्यालय में 5,000 से अधिक विद्यार्थी जो है अध्ययन करते थे। इसके परिसर में एक विशाल पुस्तकालय भी हुआ करता था। ठीक है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि प्रसिद्ध विद्वान आदि शंकराचार्य ने भी शारदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ठीक है। और भी इसकी मान्यता है, जैसे वैष्णव परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण प्रतिपादकों में से एक जो थे श्री रामानुजाचार्य जी ने भी शारदा पीठ का भ्रमण किया था और इसी जगह अपने ग्रंथ श्री भाष्य का जो है श्री भाष्य की अपने रचना की थी। सॉरी। अन्य जो मंदिर थे सुर्खियों में जो रहे हैं, तो यहाँ पे त्रंबकेश्वर मंदिर जो रहा है ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो कि आपके महाराष्ट्र में है। ठीक है। अगर इसके बारे में थोड़ा सा देखें कि ये ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी में स्थित है और यहाँ से गोदावरी नदी बहती है। ठीक है। ये भगवान शिव को मतलब एक तरीके से जैसे जो ज्योतिर्लिंग की बात यहाँ पे हो रही है तो ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। त्रंबकेश्वर मंदिर का मतलब है यहाँ पे कि त्रिदेव को इंगित करना होता है। ठीक है। तो यहाँ 12 जो आपके ज्योतिर्लिंग है उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे उत्तराखंड में केदारनाथ, ठीक है,
अगर आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो जैसे काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में, बैद्यनाथ झारखंड में, गणेश्वर महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में आपके त्र्यंबकेश्वर जो नासिक में महाराष्ट्र, और भीमाशंकर महाराष्ट्र पुणे, ठीक है। इसके अलावा आप मल्लिकार्जुन ये आंध्र प्रदेश में, रामेश्वरम तमिलनाडु में, और सोमनाथ गुजरात, नागेश्वर गुजरात में, ठीक है। ओमकारेश्वर जो आपके मध्य प्रदेश में, और महाकालेश्वर ये भी आपके मध्य प्रदेश में। तो ये 12 ज्योतिर्लिंगों की यहाँ पर चर्चा थी, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा तुंगनाथ मंदिर। तुंगनाथ मंदिर, इसके बारे में जान लेते हैं। यह मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में अवस्थित है। यह मंदिर 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना है, ठीक है। एक मान्यता के अनुसार देखें तो पांडव अर्जुन ने इस मंदिर की नींव रखी थी। यह दुनिया में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है, ठीक है। यह लगभग 12,000 फीट से भी अधिक की ऊंचाई पर स्थित है। इसे तृतीय केदार के रूप में जाना जाता है। अगर केदार के रूप में अगर बात करें तो पंच केदार के रूप में देखते हैं हम लोग, पंच केदार। पंच केदार में या तृतीय केदार के रूप में इसको जाना जाता है तुंगनाथ मंदिर को। पंच केदार के रूप में अगर बात करेंगे आप तो देखेंगे केदारनाथ, और आपके जो तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पनाथ, और मध्य महेश्वर, ये आपके पंच केदार के रूप में देखे जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि केदारनाथ और मध्य महेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पनाथ, ठीक है। तो तुंगनाथ जो है हम तृतीय केदार के रूप में देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। जागेश्वर मंदिर और पार्वती कुंड, ठीक है। तो जागेश्वर मंदिर जटागंगा नदी के पास स्थित है। यह यहाँ स्थित शिव मंदिर अलग अलग देवताओं के 100 से अधिक प्राचीन लघु मंदिरों से घिरा हुआ है, ठीक है। ये मंदिर गुप्तोत्तर और पूर्व मध्यकाल के हैं। यहाँ स्थित ज्यादातर मंदिरों का पुनर्निर्माण कत्यूरी राजवंश के शासकों ने करवाया था, ठीक है। स्कंद पुराण और लिंग पुराण के अनुसार अगर देखें तो शिवलिंग की पूजा सबसे पहले जागेश्वर मंदिर से आरंभ हुई थी। मतलब अगर स्कंद पुराण और लिंग पुराण के अनुसार अगर देखा जाए तो जागेश्वर से शिवलिंग की पूजा का प्रारंभ माना जाता है, ठीक है। यह क्षेत्र भगवान शिव की पूजा करने वाले पुनरुत्थानवादी संप्रदाय, ठीक है, जो शिव पूजक हुआ करते थे, तो उनको जो भगवान शिव की पूजा करने वाले पुनरुत्थानवादी संप्रदाय लकुली सहवाद का भी केंद्र था, ठीक है। पार्वती कुंड वह स्थान माना जाता है जहां भगवान शिव और देवी पार्वती ने ध्यान किया था। यह स्थान लगभग 5338 फीट ऊंचाई पर स्थित है। यह था हमारा जागेश्वर मंदिर और पार्वती कुंड। अगला मंदिर है हमारा श्री सीतारामम स्वामी मंदिर, त्रिशूर यानी केरल में यह स्थित है। त्रिशूर पूरम को सभी पूरम यानी कि केरल के मंदिर उत्सव की जननी माना जाता है, ठीक है। त्रिशूर पूरम को सभी पूरम की जननी माना जाता है, और त्रिशूर के वड़क्कुनाथ मंदिर में हर साल यह जो है उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। यह मंदिर भगवान श्री सीताराम, भगवान अयप्पा और भगवान शिव को समर्पित है। त्रिशूर पूरम महोत्सव के अवसर पर सीताराम स्वामी मंदिर में 55 फीट की केरल की सबसे बड़ी हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा, जो अगला मंदिर है वो है आपका तिरुनेली मंदिर। तिरुनेली मंदिर ये भी केरल में है, ठीक है। यह मंदिर पारंपरिक केरल स्थापत्य कला शैली में निर्मित है। यह केरल के वायनाड में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों के पास पापनासनी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है।
इस प्रकार यह मंदिर त्रिदेवों यानी कि शिव, विष्णु जो मुख्य देवता हैं विष्णु और ब्रह्मा से सुसज्जित है, धन्य है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, बाकी कल मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक में। ठीक है, तो देखते रहिए हमारे चैनल को और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए आप, क्योंकि समय बहुत कम है और रिवीजन हो सके जितना करिए तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, बाय।